अच्छा हो गया, तस्वीरें देख रहे हैं और आप साथ में बैठे हैं, बगल में ही है दोनों की कुर्सियां। जो संशय था, जो लोगों के जहन में आ रहा था गेस्ट हाउस कांड के बाद, देखिए पहले सरकार में रहते हैं, उसके बाद इस तरह की खबरें उस दौरान उठती है कि शायद मायावती जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, सरकार गिराने की कोशिश, और इस वजह से जो है सपा के कुछ नेता जो है गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और उसके बाद गेस्ट हाउस कांड प्रकरण होता है। और उसके बाद ये कहा गया कि अब तो साथ हो ही नहीं सकता। हम जैसे लगातार कह रहे हैं सुबह से कि दो किनारों जैसी स्थिति हो गई थी, लेकिन ये राजनीति है और इसमें देखिए संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, फुल स्टॉप दरअसल नहीं होता इसमें। और आज मंच तो साझा हो गया, मंच से क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद हम बात करें मुलायम सिंह यादव, आप देख रहे हैं मंच पर। उनसे जब बात हुई थी, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है और इस तस्वीर की चर्चा या इस रैली की चर्चा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, देश में आज इस पर नजर थी और है भी अभी कि क्या कुछ कहेंगे। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वाकई बहुत बड़ी रैली है, बहुत मायने रखती है और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता इसमें पहुंच रहे हैं, तो ये बात तो वो मानते हुए नजर आए थे। अब देखिए साथ में बैठे तो हैं, बातचीत करेंगे या नहीं वो भी एक सवाल है, एक दूसरे को नरमी भरी नजरों से देखेंगे या नहीं, देखेंगे भी या नहीं ये भी सवाल है। लेकिन तस्वीर तो साझा हो गई, मंच साझा हो गया है, ये आप जो है देख सकते हैं। तो बातचीत चल रही है, कौन मंच से क्या कहेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की तस्वीर चर्चा का विषय रहेगी लंबे वक्त तक, या आप ये कहें कि यूपी की जब आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इस तस्वीर को कोई नहीं भुला सकेगा। गठबंधन है, मैदान में उतरे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उसके बाद से क्योंकि मैनपुरी में जो है वोटिंग होनी है और तीसरे चरण में मतदान होना है, लिहाजा प्रचार प्रसार जरूरी है। 4 बार यहाँ से, वैसे तो 4 बार मुलायम सिंह यादव जो है यहाँ की कमान संभाले हुए हैं, और एक बार फिर से मैनपुरी से ही मैदान में, तो काफी मायने रखता है। वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण सबकी ओर से आज मैं इस मंच पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हमारे मंच पर 3 महान विभूतियां मौजूद हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ साथ हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। मैं इन सभी का स्वागत करने के लिए इस संसदीय क्षेत्र के सांसद जो पिछले 5 वर्ष से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय श्री तेज प्रताप अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, जब ये अनाउंसमेंट हुआ था गठबंधन की रैलियों का जिक्र करें, बखूबी आपसे बातचीत हुई थी उस दौरान भी, और आज की तारीख का सबसे ज्यादा इंतजार था कि क्या मंच साझा करेंगे तो बोलेंगे क्या, वो तो बाद की बात है, पहले मंच को लेकर ही बात हो रही थी। ये तस्वीर यूपी के संदर्भ में भी और देश के संदर्भ में भी क्या मैसेज दे रही है? देखिए, सारी गठबंधन की संयुक्त रैलियां एक तरफ और ये रैली एक तरफ, बिल्कुल सारे चित्र एक तरफ इस चुनाव के, और ये चित्र एक तरफ। ये चित्र ऐसा है, ये अवसर ऐसा है जिसमें देश भर की निगाहें थी। कल ममता बनर्जी ने हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये तय मान लीजिए कि इस बार दिल्ली का स्वरूप क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मिलकर तय करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जब वो जिक्र कर रही थी ममता बनर्जी, तो इसी जोड़ी का जिक्र कर रही थी शायद, इसलिए ये चित्र और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2.5 दशक के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ मंच पर दिखे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर 2-1 बार ऐसा अवसर आया जब मुलायम सिंह जी और मायावती जी आमने सामने हुए,
और दोनों में नमस्कार भी हुआ, ये भी जानकारी है। और गोरखपुर फूलपुर की जीत के बाद मुलायम सिंह यादव ने मायावती को फोन करके बधाई दी थी, ये भी ठीक है, लेकिन दोनों मंच पर कभी साथ नहीं आए। बातचीत भी अगर इस 2.5 दशक में हुई तो वो कुल 2-3 दफा हुई, उससे ज्यादा नहीं हुई, और वो भी बहुत औपचारिक बातचीत, नमस्कार कहते हैं इतना। आज जो ये दृश्य उभरा है, ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा दृश्य है, क्योंकि मुलायम सिंह का सैंक्शन इस अलायंस पर लगना बहुत जरूरी था, ताकि ये मैसेज जाए कि ये अलायंस होल हार्टेड अलायंस है, पूरे दिल दिमाग से किया गया गठबंधन है। अन्यथा आपको याद होगा मुलायम सिंह जी ने बीच बीच में कुछ ऐसी बातें कह दी कि भाई गठबंधन क्यों कर लिया, आधी सीटें तो आपने छोड़ी थी, ये नहीं करना चाहिए था, मैं था तो गठबंधन को लेकर भी स्टेटमेंट था। हाँ, तो इस ढंग की जो चीजें थी उससे लग रहा था कि नेताजी अलग हैं, या शायद नेताजी अनॉयड हैं, या नेताजी सहमत नहीं है इस गठबंधन से। लेकिन आज मुलायम सिंह और मायावती ने जो मंच शेयर किया है, उससे एक संदेश जाएगा। और एक अच्छी बात ये हुई कि जब नेताजी मंच पर चढ़े तो मायावती जी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, तो ये भी एक शिष्टाचार अच्छा है। और मुझे लगता है दोनों दलों का जो काडर है उसको ये तस्वीर देख के आज बहुत अच्छा लग रहा है। अमिताभ जी, एक और चीज, जब बात हुई थी पहले भी, तो एक बात ये कही गई थी कि समाजवादी पार्टी अब वो नहीं है जो पहले मुलायम जी की थी, अब अखिलेश हैं इसको संभाल रहे हैं, तो काफी बदलाव हो गया और शायद ये गठबंधन उस बदलाव से है। लेकिन हम कहें कि उसको भी फुल स्टॉप लगा। देखिए, बदलाव होता रहता है, बदलाव ठीक है, लेकिन जब तक घर का मुखिया है जीवित, ठीक बात है, तक बड़े अवसरों पर उसकी उपस्थिति का संदेश होता है। मुलायम सिंह अगर इस रैली को स्किप कर जाते, इस रैली में नहीं आते, तब जो 60 से ऊपर का सिंपैथाइजर है समाजवादी पार्टी का, या वोटर है 55-60 साल की उम्र से ज्यादा का, उसका थोड़ा मन टूटता, उसको लगता है शायद नेताजी सहमत नहीं। तो वो जो एक कसक थी, वो जो एक कमी थी, वो जो एक मैं कहूँ खाली जगह थी, फिल इन द ब्लैंक, वो भी भर गई। अब ये अखिलेश और मुलायम सिंह दोनों का गठबंधन हो गया मायावती के साथ। ये एक बड़ी है जिसने इस गठबंधन को पूर्णता दी है इस तस्वीर में, मैं यही कहूंगा। और बाकी अभी मुझे मुलायम सिंह जी को सुनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मंच की तरफ ही शायद वो दृश्य बड़ा है जी। और क्या कहेंगे, बिल्कुल अमिताभ जी आपसे इस पर बात करते रहेंगे। वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये बार बार बात हो रही है कि ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। देखिए, गेस्ट हाउस कांड के बाद जो है संभावनाएं ही नहीं थी। मुलायम सिंह यादव क्या कुछ कहेंगे, एक एक शब्द के मायने हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब मुलायम सिंह जी को सुनते हैं। आगे बहुत दिनों के बाद आप पर वही करना चाहते हैं। दिनों के बाद हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच पर हैं और एक मंच पर रहना होगा हम लोग। हम जो हैं उसके हम लोग कहेंगे, इसे आप पर यही कहना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह
यहाँ पे हम कितने बार रह चुके लोकसभा के मेंबर, ये मैनपुरी हमारा जिला हो गया है, हमारे सब लोग हो गए हैं मैनपुरी हमारे। और फिर हम चाहते हैं कि ज़्यादा भाषा का लंबा चौड़ा नहीं देना। आपने मेरे बहुत भाषा सुने हैं, लेकिन चुनाव में हमें भारी बहुमत से जिता देना, चाहे जिताते रहे उससे ज़्यादा करो पाएगा कि ज़्यादा से जिताएंगे। पहली बार हाथ उठा के तो पहले से ज़्यादा जिताएंगे। और आज बहुत वक्ता हैं तो हमारे तो भाषण सुन चुके हो, मैं गरीबी अमीरी के बीच में आपका बताया था कि आज देश के अंदर गरीबी अमीरी दोनों हैं। अमीर लोग आज शोषण कर रहे और गरीब लोग आज दुखी हैं कि किस तरह से पुरुष और महिलाओं के बीच भी शोषण है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। नीचे करके नीचे करके ये बेहतर महिलाओं के साथ ही शोषण हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। इसके लिए हमने लोकसभा में सवाल उठाया था और मुझे खुशी है कि सभी दलों के नेताओं ने स्वीकार किया और संकल्प लिया कि महिलाओं का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। तो उसका असर पड़ा है। तो मैनपुरी के साथियों, मैनपुरी के नौजवानों, हमें आप कितने बार जिता चुके हो? 7 बार। अब 8वीं बार हम खंडर रहे हैं आपके कहने से, तो भारी बहुमत से 8वीं बार जिता देना। जिताओगे क्या? भारी बहुमत से। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमने तो बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है मैनपुरी में। आज हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थन हफ्तर में हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस स्थान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। हमने भी दिया नहीं तो उन्होंने बहुत दिया है। तो आज मंच पे बैठी हुई है हमारे क्षेत्र में, इसलिए हमें बहुत खुशी है। तो आदरणीय मायावती जी का मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से और सभी मैनपुरी के मतदाता भी तरफ से। अब आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि चुनाव हमें जिता देना और हमारे साथियों को जिता देना। क्या हमें भारी बहुमत से जिताओगे? बताइए, भारी बहुमत से जिताओगे? इसलिए बहुत हमें खुशी है, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैनपुरी की जनपद के साथियों ने, नौजवानों ने, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे नौजवान, चाहे महिलाएं हों, चाहे मर्द हों, सबने मुझे हमें समर्थन दिया है। आगे भी अब समर्थन देंगे, इसलिए हम ज़्यादा भाषण नहीं देंगे। मायावती जी आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। और ये मुझे खुशी है कि हमारे समर्थन के लिए मैनपुरी में आई, तो मैनपुरी की जनता से कहेंगे कि ताली पीट करके मायावती जी का स्वागत करें। ये देखिए कि ताली नहीं बजाना जानते हैं हमारे,
और सब अदालत के जहरी सब है, इसलिए हम भाषण नहीं ज़्यादा देंगे। अब हम कहेंगे अगली चीज़ें। अब किनको बुलाना चाहते हो तो बुलाइए। हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि हमें आप भारी बहुमत से जिता देंगे। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव को आपने सुना और काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मायावती का। उन्होंने कहा हमारे को जब जब हमें जरूरत हुई उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी साथी हैं वो। अब मायावती क्या कुछ कहेंगी वो भी सुनिए। जनसमूह को संबोधित करें बहन कुमारी मायावती जी। इस गठबंधन की लोकसभा चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए इन पार्टियों के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने इस बने गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ मैनपुरी शहर में इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी इस मैनपुरी लोकसभा की सीट से सपा संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी को यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको ऐतिहासिक जीत जरूर दिलाएंगे। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ, जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में
सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और अब मैं गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे हैं इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने समाजवादी बैनर के तले यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में काफ़ी कुछ जोड़ा है और खासकर अपने अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इन्होंने बड़े पैमाने पर जोड़ा है। जो ये लोग आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली हैं, वास्तविक हैं, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। जबकि श्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने गुजरात में अपनी सरकार के समय में वहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी अगड़ी जाति अर्थात उच्च जाति को पिछड़े वर्ग का घोषित कर लिया था और ये अभी भी इनका हक मारने का ही लगातार काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को वास्तविक व जनजाति पिछड़े वर्ग का बताकर इसका पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में काफ़ी चुनावी लाभ भी उठाया है और फिर इसकी आड़ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि एक नकली व फर्जी व्यक्ति या पिछड़े वर्गों का कभी भी अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इनका भला नहीं कर सकता है। और फिर ऐसे नकली पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के सत्ता में आ जाने का ही परिणाम है कि अभी भी पूरे देश में यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों में भी खासकर दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित लाखों स्थायी नौकरी के पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर अभी तक भी भर्ती नहीं करके फिर ऐसे नकली लोगों द्वारा इन वर्गों के हितों के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है और इनमें अब काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और अब ऐसे में इन लोगों को इस चुनाव में या असली व नकली की पहचान करना व उनसे सावधानी बरतना आदि भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब इन्हें ऐसे नकली लोगों से और भी ज़्यादा धोखा खाते रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इस बात पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनका असली नेता व असली हितैषी कौन है। इसे भी ध्यान में रखकर ही अब इन लोगों को अर्थात अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को इस लोकसभा के आम चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को ही कामयाब बनाना है और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना है। जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी
ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी भी अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जरूर बाहर चली जाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी, जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जन इससे जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ गरीबों, मजलूमों, किसानों, बेरोजगारों आदि के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का ही पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा के आम चुनाव में तो क्या कहा था, उन्होंने पूरे देश की जनता को किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए। और सबसे बड़ा चुनावी वायदा ये था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो पावर में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही जो विदेशों में काला धन जमा है तो उसको वापस लाकर केंद्र में सत्ता में आने के बाद 100 दिनों के अंदर ही उसको वापस लाकर फिर पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति को, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए तो आर्थिक मदद के रूप में दिए जाएंगे। ये किन्होंने कहा था? ये श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। मैं मैनपुरी के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या पूरे 5 साल में किसी को भी 15 लाख या 20 लाख रुपए मिले हैं? मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं मिले हैं। सपने तो बहुत दिखाए थे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को खास तौर से चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां
आप लोगों के वोटों को लेने के लिए वो किस्म किस्म के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे ये लोग पार्टियां करेंगी। आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी कतई नहीं आना है। और आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, लेकिन इन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। फिर ये पार्टी सत्ता से बाहर चली गई और दूसरी पार्टियां केंद्र की सत्ता में आ गई। और अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में घूम घूम के खासकर गरीब लोगों का वोट लेने के लिए गरीबों को ये कह रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। और यदि केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आती है तो आप लोगों को ये थोड़ी सी आर्थिक मदद नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आप लोगों को हम जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग स्थायी नौकरी के साधन देंगे, आपको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आप लोगों को कहना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव में तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के वायदे करेंगी, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप लोगों को सपा और बसपा का जो गठबंधन बना है, तो जिस गठबंधन के बारे में तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी आए दिन किस्म किस्म के अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है। तो खास तौर से प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं बोलते, वो तो शराब की बजाय शराब बोल देते हैं इस गठबंधन को। मेरठ के अंदर उन्होंने कहा था, आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जनसमूह है तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चल गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़काए आप लोगों की, चाहे वो जाति के आधार पर वो किस्म किस्म की वो नाटकबाजी करे, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है, बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। और अब जो आगे के चरण बचे हैं उसमें तो इनकी हालत, मुझे ऐसा लगता है, अब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अब आप लोगों को विरोधी पार्टियों के किसी भी हथकंडे में बहकावे में ना आकर जो हमारा ये गठबंधन है, तो इस गठबंधन को आप लोगों को कामयाब बनाना है। और इस गठबंधन के तहत आपकी ये जो मैनपुरी की लोकसभा की सीट है, जिस सीट से श्री मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े हैं, ये इनकी पुरानी सीट है और इस क्षेत्र का इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, इसको विकसित किया है, आपके मैनपुरी का पूरा ध्यान रखा है और मैनपुरी से विशेष इनका लगाव रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैनपुरी से जब इनका विशेष लगाव रहा है, तो उम्र के तकाजे को ध्यान में रखकर फिर भी इन्होंने आपके इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक मुझ में आखिरी सांस भी है तो मैं मैनपुरी की सेवा करता रहूंगा और आपके बीच में आपका एक सेवक बन के श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली सेवक नहीं, एक असली सेवक बन के तो मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा।
तो मैं अब आप लोगों का और ज्यादा समय न देते हुए, क्योंकि मौसम भी काफी खराब है और इसके बाद हमारी अगली संयुक्त चुनावी रैली आंवला के अंदर है, बरेली मंडल में, उधर भी हमें पहुंचना है। तो इसलिए मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए, तो जो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, आप लोग साइकिल को भूलना नहीं। तो आप लोग साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग श्री मुलाकात जी को तो बसपा सुप्रीमो मायावती को आपने सुना। काफी देखिए, सबसे पहले जो है उन्होंने तारीफ खूब की मुलायम सिंह यादव की, और नकली असली का एक नया विवाद याद रखिए जरूर शुरू हो जाएगा। अब कौन नकली सेवक है और कौन असली सेवक। उन्होंने कहा कि वंचित समुदाय के जो लोग पिछड़े हैं उनका साथ असली सेवक के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने दिया। अखिलेश यादव भी मंच पर आ गए हैं, उन्हें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आज की रैली आपको हमने मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहा वो भी आपको सुनाया, मायावती ने क्या कुछ कहा वो भी, और अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। आकाश आनंद जी, आदरणीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक क्षण है जहां पर आपने जनता से अपील की है कि आदरणीय नेताजी को अच्छे वोटों से जिताएं। मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता पर कि नेताजी की सेवाओं का और नेताजी के विकास को, और नेताजी ने जिस तरीके से हम सबको जगाने का काम किया, जिस तरीके से हमें और आपको इस राजनीति में और समाज में सम्मान देने का मौका मिला है, आज आपकी अपील के बाद मैनपुरी लोकसभा की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। मैं नेताजी का धन्यवाद देता हूं, और नेताजी की जो बातें मैं सुन रहा था, नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं, और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और जनता से और हमें आपसे ये कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान करेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता जहां पर इतना बड़ा जनसमूह हो और नेताजी के लिए ये फैसला लिया जा रहा हो। जहां तक देश की परिस्थितियों का सवाल है, मेरे से पूर्व में आदरणीय मायावती जी ने विस्तार से कहा है, हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं कि देश बहुत नाजुक समय से गुजर रहा है। इस देश का कृषि और इस देश का किसान
इस देश की खेती और कृषक हमारे देश की आत्मा है। हमारे किसान भाई दुखी हैं। गांव में रहने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ। हमारे किसानों की फसल की पैदावार की चोरी हो गई। जो लाभकारी मूल्य मिलना था वो भी चोरी हो गई। और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम किया है। इन नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। इनकी नौकरी और रोजगार खत्म हो गया। इसलिए ये चुनाव जहां देश के भविष्य से जुड़ा है, वहीं इस देश के आबादी के सबसे ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनके भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने, उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है। और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी ला करके व्यापार को अंधकार में डाल दिया। आज व्यापार नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाज की, इन सरकारें नहीं कर पाई हैं। वहीं आपको याद होगा, अगर कभी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और तेजी से ग्रामीण क्षेत्र की जनता का विकास हुआ है, तो सपा और बसपा ने मिलकर के इस जनता को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। ये मैनपुरी लोकसभा, इससे समाजवादियों का इतिहास जुड़ा है। ये समाजवादियों की विरासत का क्षेत्र है। और जब नेताजी चुनाव लड़ रहे हों तो बताओ मैनपुरी के लोगों, देश की सबसे बड़ी जीतें जो हों उसमें नेताजी की जीत शामिल हो कि ना हो। और जब आदरणीय मायावती जी भी निवेदन कर रही हैं, अपील करके जा रही हैं, तो हमें कहीं शक नहीं है देश की जो सबसे बड़ी जीत होगी वो मैनपुरी लोकसभा की नेताजी की होने जा रही है। ये जो दिल्ली का रास्ता आसान हुआ है मैनपुरी के लोगों आपके लिए, अब तो मैनपुरी के व्यापारी लोग जब जाना चाहते हैं मैनपुरी गाड़ी उठाते और एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं। ये बताओ, रास्ता आसान अगर दिल्ली का किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ऐसी सड़क दुनिया की दी है जिसमें आपका आसान सफर हो गया। दिल्ली करीब ला दी। सपा बसपा ने दिल्ली को करीब कर दिया, आपके पास दिल्ली पहुंचा दी। बताओ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सपा और बसपा और एलडी के लिए भी दिल्ली आप करीब ला दें। जहां तक विकास कार्य हैं, चाहे अस्पताल बने हो, चाहे सैनिक स्कूल बना हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो, चाहे 102, 108 और चाहे ये 100। और चाहे ये 100 नंबर वाली पुलिस, अगर किसी ने व्यवस्था दी है तो समाजवादियों ने दे करके दिखाई है। आज कानून व्यवस्था चौपट है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर को। ये 100 नंबर भी बर्बाद हो गई और वही बीमारी लग गई जिस बीमारी को हटाने के लिए 100 नंबर लागू करने का काम किया था। लोग तमाम बातें कर रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बन करके आए थे।
चाय वाला बन करके आए और न जाने छीनोगे कि नहीं छीनोगे। इसलिए जहां देश को बदलना है, न्याय और सम्मान दिलाना है, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी की चौकी भी छीननी है, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मैं बहुत लंबा ना बोलता हुआ मैं एक बार फिर नेताजी के लिए आप सबसे अपील करता हुआ, अपने किसान भाइयों से भी, नौजवान साथियों से भी, माताओं बहनों से भी, कि कम से कम इस बार हमारा आपका काम ऐसा हो, इन किसानों का, इन नौजवान साथियों का किरदार ऐसा हो कि एक एक वोट साइकिल के पक्ष में चला जाए और जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है वहां भी हमारे तमाम साथी मिलकर के जिताएं। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद देता हुआ और आभार प्रकट करता हुआ कि आपने आकर के न केवल खुशी दी है मैनपुरी के लोगों को, साथ ही साथ आपने हर एक नेता और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। ये मनोबल ऐसा बढ़ा है कि अब परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है। और आपने ठीक पकड़ा, आपने एकदम ठीक पकड़ा। वो कागज में पिछड़े हैं, हम सब लोग जन्म से पिछड़े हैं, तो आपको फैसला लेना है कि आने वाले समय में किनके हाथ में सत्ता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जब वोट पड़ेंगे तो ऐतिहासिक होंगे, जीत भी ऐतिहासिक होगी और जब परिणाम आएगा ऐतिहासिक होगा और देश का प्रधानमंत्री भी नया बनेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन नहीं हो सकता। ये देश बहुत नाजुक समय से गुजर रहा है। उन्होंने नौकरियों का जिक्र किया, 100 नंबर की स्थिति का जिक्र किया, मुख्यमंत्री पर प्रहार किया और ये कहा कि कम से कम मैनपुरी से जो जीत होगी वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि देश में जो है उसका जिक्र हो। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग कागज में पिछड़े हुए हैं और हम तो जन्म से पिछड़े हैं। तो वो सारी बातें हुई जिसकी संभावना थी। और अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, देखिए बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें।